हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे। अनावश्यक कार्य को छोड़कर पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे होंगे। आगामी बोर्ड का आने वाला एग्ज़ाम आपके सर पर है। आप इसके लिए तैयार हो रहे होंगे या तैयारी करने की तैयारी कर रहे होंगे। किसकी तैयारी? बोर्ड की तैयारी। विद्यार्थी, अगर आप मेरे साथ 5 मिनट तक बने रहेंगे तो मैं पूरा विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ आएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना जाता है क्योंकि इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। बहुत सारी बातें इतिहास से जुड़ी हुई है, इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ी ये कम समझ में आती है। ठीक है। अभी मैं इस चैप्टर को नहीं समझाऊंगा। इस चैप्टर को समझाने से पहले एक बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ या एक जानकारी दे रहा हूँ। इस पहले आप जानकारी को लीजिए, उसके बाद मैं चैप्टर में आऊँगा। आप मेरा विश्वास मानिए, आप मेरे साथ 5 मिनट दीजिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। विद्यार्थी, आपने पक्का डीएम और एसपी शब्द जरूर सुना होगा, है ना? डीएम और एसपी शब्द जरूर सुना होगा। इसे डीएम को इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसको सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है। इसको ये तो बोलचाल की भाषा में डीएम एसपी कहा जाता है। इस तरह अगर आप देखें तो इसे आईएएस और इसको आईपीएस कहा जाता है। ये बात आप जानते हैं। आपको मालूम है कि आपका हम लोग इतनी बात आप जानते हैं, ठीक है। आपको ये जानकारी है कि हम लोगों का देश 1947 में आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? 1947 में। तो कोई ना कोई गुलाम बनाया होगा तभी तो आज़ाद हुआ। तो गुलाम कौन बनाया था? अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। कौन बनाया था? अंग्रेजों ने। तो विद्यार्थी, अंग्रेजों का मूल मकसद यह था कि भारत से अधिक धन दौलत का लूट करके इंग्लैंड में ले जाएं, वहाँ के राजस्व में वृद्धि करें। लेकिन यहाँ के राजस्व को लूटपाट कैसे करते? कुछ ना कुछ तो काम उन लोगों को करना पड़ता। तो इन लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों ने 1769 में, कब? 1769 में आईसीएस के माध्यम से, किसके माध्यम से? आईसीएस के माध्यम से अधिकारियों की नियुक्ति करने लगे, ठीक है। और उस ज़माने में भारत का एक सर्वोच्च पद हुआ करता था। उस ज़माने में आईसीएस क्या हुआ करता था? एक सर्वोच्च पद हुआ करता था आईसीएस, ठीक है। और आपको इतिहास में आपने पढ़ा होगा, हाँ, आईसीएस उच्च सर्वोच्च पद हुआ करता था। एक और बात आप जान लीजिए, और इस उच्च पदों पर भारत के लोग भर्ती नहीं होते थे, अंग्रेज लोग भर्ती होते थे। अंग्रेजों को भर्ती किया जाता था अधिकांश, क्योंकि परीक्षा ऐसी बनाई जाती थी, परीक्षा की ऐसा प्रक्रियाएं थी कि लोग इसको पास करना बहुत मुश्किल होता था। सबसे बड़ी बात कि इस परीक्षा को देने के लिए लंदन जाना पड़ता था। अब बताइए, उस ज़माने में इतनी गरीबी थी, इतना पिछड़ापन था भारत में। भारत में तो एक स्थान दूसरे स्थान तक जाना मुश्किल था, तो फिर इंग्लैंड लोग कैसे जाता? तो जो आईसीएस पद था उस पर अधिकांश कौन से लोग भरा करते थे? अंग्रेज लोग भरा करते थे। लेकिन 1864 में सत्येंद्र नाथ ठाकुर, ये सत्येंद्र नाथ ठाकुर वही व्यक्ति है, रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई, जिन्होंने आईसीएस एग्जाम क्वालिफाई किया। बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, आईसीएस एग्जाम। आप मेरे से बोलेंगे कि आप पढ़ा क्या रहे हैं, आप हिंदी का नाम लेकर इतिहास पढ़ाने लगे। लेकिन वो भाषण का संबंध इस इतिहास से है, जरा आप समझिए। देखिए विद्यार्थी, आईसीएस का फुल फॉर्म इंडियन सिविल सर्विस होता था, और अधिकांश इस पदों पर कौन लोग भरे जाते थे? अंग्रेज लोग, अंग्रेजों को भरा जाता था, ठीक है। ये आप इतना तक समझ गए, ठीक है। बाद में क्या होता है? 1 अक्टूबर 1926 में यूपीएससी नामक एक संस्था की स्थापना की जाती है। क्या विद्यार्थी? यूपीएससी। और ये यूपीएससी ली आयोग रिकमेंडेशन किया था, जिसके कारण यूपीएससी की क्या हो गया? स्थापना हुआ। फिर आप यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि यूपीएससी क्या है? तो देखिए,
यूपीएससी को अगर आप इसका हिंदी में इसका मतलब हुआ संघ लोक सेवा आयोग। क्या मतलब हुआ? संघ लोक सेवा आयोग। इंग्लिश में मतलब होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या करती है? तो यह एक संस्था है। ये क्या विद्यार्थी? एक संस्था है, आज भी कार्यरत करती है। सॉरी, आज भी कार्यरत है ये संस्था। एक संस्था है ये। और ये करती क्या है? तो ये परीक्षाओं के माध्यम से अधिकारियों की नियुक्ति करती है। परीक्षाओं के माध्यम से क्या करती है? अधिकारियों की नियुक्ति करती है। ये यूपीएससी परीक्षा लेती है, जो लोग पास करते हैं तो उसमें क्या बनते हैं? आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। यहाँ तक अब समझ आया आपको विद्यार्थी? ये तो हाल फिलहाल में हो रहा है अभी। अगर आप ये अधिकांश जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके ही आते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब बनाया किसका हुआ है? अंग्रेजों का बनाया हुआ है। अभी तो मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1926 को, ली आयोग के माध्यम से यूपीएससी, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसे संघ लोक सेवा आयोग नाम दिया। पहले था इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग। और 26 जनवरी 1950 में इसका नाम क्या कर दिया गया? संघ लोक सेवा आयोग। इतना आप जानते हैं। एक और बात जान लीजिए, ऐतिहासिक दृष्टि से कभी हो सके तो आपको काम कर दे। लोक सेवा आयोग, भारत में लोक सेवा आयोग, हेलो, भारत में लोक सेवा आयोग, भारत में लोक सेवा आयोग का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ठीक है। एक और बात जान लीजिए, भारतीय संविधान में यूपीएससी को लेकर भाग 14, यूपीएससी की चर्चा संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 में करी गई है, ठीक है। इतना आप जान लीजिए। अब आप एक लाइन में समझिए कि 1947 तक या 1947 से पहले भारत किसके हाथों में थी? किसके हाथों में था? अंग्रेजों के हाथों में था। तो जितने सारे अंग्रेज अधिकारी होते थे, मतलब आईएएस और आईपीएस, वो कहाँ के होते थे? इंग्लैंड के होते थे। कहाँ के होते थे? इंग्लैंड के। बहुत ना के बराबर भारत के लोग होते थे, ठीक है। यानी जो आईएएस, उस जमाने में इसे कलेक्टर कहा जाता था। आईएएस को क्या कहा जाता था? कलेक्टर। क्यों कहा जाता था कलेक्टर? क्योंकि ये लोग टैक्स वगैरह वसूल कर सरकार के पास पहुंचाते थे, इसलिए इन लोगों को क्या कहा जाता था? कलेक्टर। तो विद्यार्थी फिर से 1947 से पहले, हेलो, 1947 से पहले भारत में जितने आईएएस और आईपीएस अधिकारी हुए वो सब अधिकांश कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। यहाँ तक आप जान चुके हैं। अब देखिए, अब आपको यहाँ से बात समझ में आएगा। देखिए हो क्या रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? यहाँ भारत से हमने क्या सीखा। यह एक भाषण है। लिखा कौन है? मैक्स मुलर साहब। तो इसमें देखिए हो क्या रहा है। ये जो अंग्रेज अधिकारी हैं, कौन? 1947 से पहले जो आईएएस और आईपीएस हैं, जो आज के आईएएस आईपीएस है, उसके तर्ज पर ही काम करते थे, वे लोग इंग्लैंड से आने वाले हैं। कहाँ? भारत आने वाले हैं। कहाँ आने वाले हैं? भारत, ठीक है। ये अंग्रेज जो युवा अधिकारी हैं वो कहाँ आने वाले हैं? भारत, ठीक है। तो उन्हीं को ये भाषण सुनाए हैं कौन? मैक्स मुलर साहब। किस नाम से? भारत से हमने क्या सीखा नाम से। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि भारत से हमने क्या सीखा, यह क्या है? भाषण है। तो भाषण किसको सुनाई गई है? तो भाषण सुनाई गई है अंग्रेज युवा अधिकारियों को, जो सिविल सेवा के रूप में भारत आने वाले हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये अंग्रेज युवा अधिकारियों को जब भाषण सुनाया गया तो इस भाषण में क्या कहा गया? मुख्य रूप से भारत की बुराई की गई, भारत की शिकायत की गई। क्या किया गया? बुराई हुआ कि शिकायत हुई? क्या हुआ? तो विद्यार्थी अब ध्यान में रखना, इसमें मैक्स मुलर साहब भारत की खुशामद किए हैं, बड़ाई किए हैं, यहाँ की गौरव, यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा और यहाँ की प्रतिष्ठा और भारत कैसे विश्वगुरु था, इन तमाम बातों की चर्चा की इन्होंने। किसके समक्ष? युवा अंग्रेज अधिकारियों के समक्ष, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताने का प्रयास किया गया है मैक्स मुलर साहब के द्वारा अंग्रेज युवा अधिकारियों को कि जब आप भारत जाना तो हाथ पर हाथ रख कर मत बैठना। अगर आप किसी अन्य क्षेत्र में रुचि वगैरह रखते हैं तो भारत आपका इंतजार करे, भारत में सब कुछ है, ठीक है। तो चलिए हम अब
अपने अध्याय पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग लेखक महोदय जर्मनी के विद्वान मैक्स मुलर साहब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद जो चैप्टर के मुख्य मुख्य बिंदु है वो मेरे द्वारा बताया जाएगा, उसकी चर्चा करी जाएगी। अगर ये वीडियो देख लेने के बाद आप उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, मतलब आपका जो किताब है उसे पढ़ते हैं, तो आपको आसानी से, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आपने, एक बार फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। भारत से हमने क्या सीखा? एक भाषण है। भाषण किसको दिया गया है? अंग्रेजी व अधिकारियों को दिया गया है। कौन दे रहा है? तो मैक्स मुलर साहब दे रहे हैं। ये अंग्रेजी व अधिकारी कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। वो लोग कहाँ आने वाले हैं? भारत आने वाले हैं। ठीक है, भारत आने वाले हैं, इसीलिए मैक्स मुलर साहब क्या कर रहे हैं? भारत के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इनका जन्म हो रहा है 6 दिसंबर 1823 को, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब होती है? 28 अक्टूबर 1900 को। स्थान जर्मनी के डेसाऊ नामक नगर में होता है। किनका जन्म? मैक्स मुलर साहब का जन्म हो रहा है। जब ये 4 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनका पिता का नाम था विलहेल्म मूलर नाम था, मूलर। और देखिए 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने लिम्पजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। कौन सा विद्यालय? लिम्पजिंग विश्वविद्यालय में किसका अध्ययन चालू किया? संस्कृत का। ठीक है, आगे अब देखो हितोपदेश एक भारत का ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे रोचक बातें लिखी गई है। ठीक है ना, हितोपदेश का जर्मन में इन्होंने अनुवाद किया, जर्मन भाषा में लिखा हितोपदेश। जो संस्कृत में ये सब ग्रंथ है उसे जर्मन भाषा में अनुवाद करके जर्मनवासियों को समक्ष रखा, हितोपदेश। तो आपसे ये एग्जाम में पूछा जाएगा हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर साहब ने किया। देखो एक उपनिषद है कट और केन का भी इन्होंने जर्मन भाषा में लिखा, मैंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। आगे ये तो बहुत रोचक बात है, मेघदूतम आपको मालूम? मेघदूतम कौन लिखा है? मालूम है आपको? अगर मालूम है तो ठीक है, मैं ही बता दे रहा हूँ। मेघदूत लिखे कालिदास। कौन लिखे हैं? कालिदास। इसमें बहुत अच्छा से रोचक तरीके से कालिदास ने मेघदूतम में अपने वीर व्यथा को व्यतीत किया है। ठीक है ना, इसमें मेघ को दूत बनाकर, एक तरह से रोचक बात आपको बता दे रहा हूँ। एक मेघ को, बादल को दूत बनाकर अपनी पत्नी के पास एक संदेश भिजवाए थे। ये विरह वेदना का, कष्ट का, अपने अंदर जो विरह होता है उसका, ये अपनी वेदना को, अपने कष्ट को बादल के माध्यम से भिजवाए थे। और इसी का नाम क्या दिया उन्होंने? मेघदूत। बहुत गजब है। इसके बारे में तो नागार्जुन ने इनके बारे में कविता लिखा है बहुत सारा। तो ध्यान रखना कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया? किसने किया? तो मैक्स मुलर साहब। ठीक है, अब देखिए स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा। किसे? मैक्स मुलर साहब को। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है और किसने कहा? तो किसे कहा जाता है? मैक्स मुलर साहब को कहा जाता है। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा। और यहाँ पर एक और रोचक बात आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। देखिए 1868 में विक्टोरिया वही जो सीधे समझो कि इंग्लैंड की जो महारानी थी, विक्टोरिया ने क्या किया? इन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की। वहाँ का बहुत बड़ा सम्मान होता है नाइट की उपाधि। कहाँ? इंग्लैंड का। तो क्या हो रहा है? मैक्स मुलर साहब को विक्टोरिया ने क्या करी है? नाइट की उपाधि प्रदान की है। किस लिए प्रदान करी है? तो इन्होंने क्या किया था? ऋग्वेद और संस्कृत का तुलना किसे किया था? यूरोपीय भाषाओं से किया था। मैक्स मुलर साहब ऋग्वेद और संस्कृत की तुलना यूरोपीय भाषाओं से किया था। इस पर कौन खुश हो गया? इस पर खुश हो गया विक्टोरिया की महारानी, सीधे महारानी खुश हो गई। और इन्होंने क्या किया? नाइट की उपाधि प्रदान किया। किसे? मैक्स मुलर साहब को। लेकिन मैक्स मुलर साहब ने क्या किया? इसे अस्वीकार कर दिया, इसे बेकार समझकर लौटा दिया। ठीक है, यहाँ तक विद्यार्थी आप समझ पाए होंगे। आगे ये तो इनके बारे में था। अब नेक्स्ट देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत से हमने क्या सीखा, ये कहानी है कि नाटक है, तो आप क्या बताओगे? ये भाषण है। क्या है? भाषण है। विद्यार्थी ये जिस भाषा में लिखा गया इसका हिंदी रूपांतरण कौन किया है? भवानी शंकर त्रिवेदी। इनका पूरा नाम है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। इसका भाषा रूपांतरण किसने किया? तो भवानी शंकर त्रिवेदी। अब देखो पाठ से मैंने कुछ चुनिंदा शब्द चूज किया हूँ। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं
और देखने के बाद आप एक बार टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं तो ये रिवीजन जो मैंने इस पर नोट कराया है इस स्लाइड पर, उसे आप नोट कर लेंगे और बार बार देखेंगे ना तो आसानी से इसे आप याद रख पाएंगे और एग्जाम में कुछ भी सवाल है इससे संबंधित आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो देखो मैक्समुलर साहब उस पाठ में बता रहे हैं अपने अंग्रेजी व अधिकारियों से कि अधिकारियों जब आप जाना तो शहरों तक सीमित मत रह जाना, कोलकाता मुंबई चेन्नई तक ही मत रह जाना, गाँवों में जाना। कहाँ जाना? गाँव में। आप गाँव में जाओगे तब भी सच्चे भारत के दर्शन कर पाओगे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होंगे, तो आप क्या बताओगे? गाँव में। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों अगर आप भू विज्ञान में रुचि लेना चाह रहे हो, कि भारत में अगर जा रहे हो, आप भू विज्ञान में रुचि लेना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको जाकर वहाँ पछतावा होगा। आप जाओ, देखना हिमालय से लेकर श्रीलंका तक, कहाँ? हिमालय से श्रीलंका तक विशाल क्षेत्र है जिसमें अनेकों विविधताएं मौजूद है। आप वहाँ पर भू विज्ञान में रुचि अगर ऐसा है आप, तो वहाँ जाकर आप इस पर शोध कर सकते हैं, कोई अन्य कार्य कर सकते हैं जिससे आप बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करके विश्व में छा सकते हैं। आगे देखिए, इन्होंने एक हकर्स नामक व्यक्ति का उल्लेख किया है। हकर्स, ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों के सामने हकर्स नाम का, हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक था, ठीक है ना, जो भारत आया था और भारत आया तो उसे बहुत अच्छा लगा था यहाँ के अलग अलग पेड़ पौधे की विविधता को देखकर। एक श्री हेकल थे, इन्होंने जीव जंतुओं के बारे में बहुत शोध कार्य किया। ठीक है, तो इन दोनों के एग्जाम्पल के माध्यम से अंग्रेजी व अधिकारियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जाओ और देखो कि ऐसे बड़े बड़े लोग वहाँ जाकर भारत में शोध कार्य में जुड़े हुए हैं। आप जाना तो वहाँ ऐसा करना, ये नहीं कि वहाँ पे शोषणकारी नीतियों को ही अपनाना। भारत में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान भी करना। अब देखिए, इन्होंने क्या क्या किया है, कनिंघम का नाम लिया। किसका नाम लिया विद्यार्थी? कनिंघम का। वही कनिंघम जिसे पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है, कनिंघम को। इन्होंने कहा कि भारत में बहुत ऐसे चीज़, पुरातत्व वस्तुओं का मतलब ना जो ज़मीन से खुदाई के बाद निकली ऐतिहासिक वस्तु क्या कहा जाता है? पुरातत्व वस्तुएं, जिसे ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त होती है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के यहाँ चर्चा करी है, जिससे बताया कि जाओ वहाँ बौद्ध धर्म की कितना पुराना है, कितना ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ विश्व के लोग पढ़ने जाते थे, उनके बारे में बताया है। और उन्होंने ये भी कहा कि कनिंघम जैसे व्यक्ति जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किया तो उनका रुचि भारत की तरफ रहा। तो आप भी जाना, अगर आप पुरातत्व में ले रहे हैं रुचि, पुरातत्व में रुचि ले रहे हैं, तो आपका जो फावड़ा है, पुरातत्व का मतलब क्या हुआ? जो अंदर वस्तुएं गड़ी हुई है, तो फावड़ा वो आपका आतुर हो उठेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप और खोजने के लिए बेचैन हो जाएंगे कि इस पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर नहीं, मतलब यहाँ जहाँ जहाँ खुदाई वाला साइट है वहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, तो अगर पुरातत्व वस्तुओं में आपका रुचि है तो आप भारत जाकर बेकार नहीं होंगे, आप वहाँ और खोज कर सकते हैं, जिन्हें जैसे कनिंघम साहब ने किया। एक और यहाँ पे एक रुचिकर जानकारी है, आप संभवतः पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि एक वारेन हेस्टिंग्स थे। उस समय ये गवर्नर जनरल थे बनारस के। कहाँ के थे? बनारस के थे। ठीक है, तो बनारस में क्या हो रहा है, खुदाई के पश्चात 172 सोने के सिक्के मिले। कहाँ? बनारस में, बनारसी लिखा हुआ उस किताब में। कितना सिक्का मिला? 172 उनको। तो ये अधिकारी थे, तो इनको लगा कि अगर हम इस सोने को सिक्के को अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचा दें, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचा दें तो मेरा बहुत बड़ा नाम होगा। तो वारेन हेस्टिंग्स साहब ने क्या किया, वहाँ पर सिक्के पहुंचाया इंग्लैंड। लेकिन वो कंपनी तो लालची थी, भ्रष्टाचार पूरा भरा हुआ था उस कंपनी में, और इस सोने के सिक्के को क्या करा दिया गया? गलवा दिया गया। जब वारेन हेस्टिंग्स वहाँ पहुँचे तो इनको बहुत पछतावा हुआ। तो इस घटना के माध्यम से मैक्समुलर साहब अंग्रेजी अधिकारियों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आप लोग वहाँ जाना तो जो वारेन हेस्टिंग्स के साथ जो गलतियाँ हुई, आप लोग ऐसी गलती को मत नहीं दोहराना। यहाँ याद दिलवा रहे हैं कि अगर वो सिक्का होता तो और भी बहुत सारी जानकारियाँ हम लोग क्या कर पाते? ले पाते। समझ रहे हो ना? तो वारेन हेस्टिंग्स जब कहाँ उस समय थे? बनारस में थे। वहाँ कितना सिक्का मिला था? 172 धारी सोने का सिक्का मिला, जब वे क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर एक मैक्समुलर साहब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत की यूरोप की जितनी सारी अधिकांश कहानियाँ क्या करी गई है? पूरब से, पूरब यानी भारत से चोरी करी गई है।
क्या करी गई है? चोरी करी गई है। खुलेआम तो चोरी करना नहीं लिखी गई है, लेकिन यहाँ इस ऐसे लिखा गया है कि भारत से उधार ली गई है या पूरब से उधार ली गई है। पूरब विद्यार्थी भारत को बोलते हैं, पश्चिम यूरोप को बोलते हैं, ठीक है। तो शेर की खाल में गधा की कहानी, अब शेर की खाल में गधा की कहानी कहाँ मिलती है? तो प्लेटो के कर्टिलस में मिलती है। प्लेटो द्वारा एक लिखी गई किताब है, उसमें ये मिलती है, ठीक है ना, कर्टिलस में मिलती है। किसके? शेर की खाल और गधा की कहानी, जो भारत में बहुत ही फेमस है, संभवतः आपने बचपन की कक्षा में पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शाहनामा की रचना कब हुआ? तो शाहनामा की रचना कब हो रहा है? 10वीं और 11वीं सदी में। इसमें मैक्समुलर साहब बता रहे हैं कि जब शाहनामा लिखी जा रही थी उस समय भी भारत के साथ और यूरोप का व्यापार बंद नहीं हुआ था, उस समय भी चल रहा था। यानी कहीं ना कहीं भारत और यूरोप के संबंधों को बताकर ये इस अंग्रेजी व अधिकारियों को प्रेरित कर रहे हैं आप कि जाना तो भारत की क्या करना, सेवा करना। आज भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। अब भारत कोई हम सबके लिए पुराना नहीं है। भारत हम सबके लिए नया नहीं है। भारत हम सबके लिए बहुत पुराना है। हमारी बहुत पीढ़ियां भारतों से क्या आई है? सीखती आई है। ये बात कौन बोल रहा है? मैक्समुलर साहब बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? अंग्रेजी व अधिकारियों से बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप याद रखना कि शाहनामा की रचना कब हुई? 10वीं 11वीं सदी में हुई, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। अब आगे देखो, इन्होंने क्या किया? भाषा के माध्यम से, किसके माध्यम से? भाषा के द्वारा ये बताने का प्रयास किया कि हम लोगों की जो भाषा है, लैटिन, ग्रीक, यूरोप के अधिकांश जो भाषाएं हैं वो सब संस्कृत से जुड़ी हुई है। सब किससे जुड़ी हुई है? संस्कृत से। यानी वो भी इस चैप्टर में ये भी वो कहने का प्रयास कर रहे हैं भाषण के द्वारा अंग्रेजी अधिकारियों से कि हम लोगों की भाषा कभी ना कभी क्या रही है? संस्कृत रही है। क्या रही है? संस्कृत। अब देखो, अब वो मैक्समुलर साहब कह रहे हैं कि संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राचीनता। यानी उनके नज़र में सबसे प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत है। और इन्होंने एग्जाम्पल भी देकर बताया, देखिए क्या, कि संस्कृत में अग्नि और लैटिन में क्या होता है? इग्नस होता है। अब देखो यहाँ गिनी और यहाँ पर इग्नस दोनों सेम हो रहा है ना। तो इन्होंने भी बताया कि आखिर में कैसे संस्कृत से लैटिन द्वारा क्या लिया गया? उधार लिया गया। मतलब संस्कृत का अधिकांश शब्द किसमें हैं? लैटिन में हैं। इसे साबित क्या होता है कि हम सबकी सभ्यता संस्कृति पहले एक साथ थी, या हम लोगों ने संस्कृत का क्या किया? उधार किया, या हम लोगों की खुद भाषा संस्कृत रही होगी, ठीक है। आगे इन्होंने ये भी बताया कि लिथुआनिया एक भाषा है। लिथुआनिया में उग्निस, स्कोटिक भाषा में इंग्ले। तो देखो यहाँ पर लास्ट में ग सब में आ रहा है ना, ग। तो इन्होंने इसके माध्यम से उन लोगों को तर्क देकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सब संस्कृत को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने एक और बात बताया, देखिए, कि संस्कृत में मूसा कहते हैं, ग्रीक में मूस कहते हैं, लैटिन में क्या कहते हैं? मूस कहते हैं, पुरानी स्लावानिक में माइस कहते हैं, पुरानी उच्च जर्मन में क्या कहते हैं? मूस कहते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से यह बता रहे हैं कि कभी ना कभी हम लोगों की अपनी भाषा क्या रही है? संस्कृत रही है। और यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है कि अस्मि, मैं हूँ। यहाँ ये बता रहे हैं कि संस्कृत की एक विशेषता ये भी है कि एक ही वाक्य में मैं हूँ जैसे शब्द लिखा जा सकता है। अस्मि का मतलब मैं हूँ। कई ऐसा भाषा नहीं जो इतना शॉर्टकट तरीके से अधिक से अधिक शब्दों को व्यक्त कर सके। अगर वो कोई भाषा है तो क्या है? संस्कृत है, ठीक है। आगे अब देखिए विद्यार्थी, एक सर विलियम जोन्स नाम का व्यक्ति है। वो जब 37 वर्ष के थे तो कहाँ आए थे? भारत आए थे, भारतीय तट पर। और जब वो आए ना भारत, जैसे एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ, जैसे आप कोई प्रिय जगह पर जा रहे हो, आपका प्रिय रहा है, या कोई प्रिय व्यक्ति आ रहा है जो आपके एकदम दिल के करीब रहता हो, दिन रात उसकी याद आती रहती है, तो बताइए आपके अंदर कैसा फीलिंग होता है? बहुत उतावलापन होता है ना कि कब भेंट कर लें, या कब उसको हम देख लें, या उस जगह पर कब जाएं, ऐसा होता है। तो देखिए, ये सर विलियम जोन्स के द्वारा जो उनके साथ घटना घटी थी, उनके माध्यम से अंग्रेजी अधिकारियों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आप अगले वर्ष, अंग्रेजी अधिकारियों से कर रहे हैं, जब आप अगले वर्ष भारतीय तट पर जाएंगे, उस समय पानी के जहाज़ से लोग आता था, इसलिए बहुत टाइम लगता था आने जाने में। तो बोल रहे हैं कि जब आप भारतीय तट पर अगले वर्ष पहुँचेंगे, किनसे बोल रहे हैं? अंग्रेजी अधिकारियों से। तब आप सर विलियम जोन्स को याद करना, जब वो 37 साल के थे, जब गए थे ना वो
सर विलियम जोस भारत आए थे तो भारतीय तत्व से ही भारत को मैंने लग रहा था कि कब हम भारत का दर्शन करें, कब भारत का हम दर्शन करें, इतनी उतावला हो रही थी। तो जाने के बाद आपके भी अंदर वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात है विद्यार्थी कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा, तो लेखक ने नया सिकंदर अंग्रेज युवा अधिकारियों को कहा। अब देखिए इसके पीछे क्या कारण है। देखिए सिकंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरा विश्व को क्या कर लिया था, जीत लिया था। सिकंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरा विश्व को क्या कर लिया था, जीत लिया था। लेकिन जब वो भारत आया, कहाँ आया, भारत, तो सिंधु और गंगा के मैदान के बीच में फंसा रह गया। मतलब भारत को उससे नहीं जीता गया, सीधे समझिए, समझ रहे हैं ना। तो ये बोल रहे हैं कि आप लोग सिकंदर हैं, आप लोग क्या हैं, सिकंदर। लेकिन यह मत सोचना जैसे जो पुराना सिकंदर था, तो न पुराना सिकंदर क्या गंगा और सिंध के मैदानों में ही रह गया। लेकिन ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप तो नए सिकंदर हो, यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अभी उसके विजय करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। मतलब इसके माध्यम से मैक्स मुलर साहब कह रहे हैं कि भारत में आप जाकर क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। अब क्या जीतेंगे, यहाँ के लोगों को पराजित करेंगे, यहाँ के लोगों का खून पिएंगे? नहीं, यहाँ भारत क्या करेंगे, विकास करेंगे और खुद आप भी कुछ सीख सकते हैं। भारत में इतनी सारी विविधता है, समझ में आ रहा है ना। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आप एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ें या इसी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल हो पाएगा, आपके अंदर एक समझ विकसित हो गई होगी कि ये चैप्टर क्या बताने का प्रयास कर रहा है। एक बार फिर लास्ट में मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि भारत से हमने क्या सीखा। यह भाषण है, यह क्या है विद्यार्थी, भाषण है जो किसके द्वारा लिखा गया है, मैक्स मुलर साहब के द्वारा लिखा गया है। ये भाषण किसको सुनाया जा रहा है, तो अंग्रेजी युवा अधिकारियों को सुनाया जा रहा है। वही अंग्रेजी युवा अधिकारी जो भारत में आकर सिविल सेवक के रूप में कार्य करेंगे। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं। थैंक यू। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, तो किसका साहित्य है, संस्कृत भाषा का साहित्य। इसका उत्तर एक हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। अगला सवाल है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया, तो अभी मैंने आपको बताया है किस भाषा में किया है, तो जर्मन में किया है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। अगला सवाल देखें विद्यार्थी, संस्कृत भाषा सवाल नंबर 4, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था, किसने दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्स मुलर साहब। और इसी तुलनात्मक अध्ययन के कारण विक्टोरिया ने इन्हें क्या दिया था, नाइट की उपाधि प्रदान करी थी, जो लास्ट में इन्होंने क्या किया, अस्वीकार कर दिया था। अगला सवाल है, महारानी विक्टोरिया की नाइट की उपाधि प्रदान करी किसको प्रदान करी थी, तो 5 का ए किसको प्रदान करी, मैक्स मुलर साहब को। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था, तो जर्मन में किया था। किस में किया था विद्यार्थी, जर्मन में। 6 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है, लिम्पजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, तो संस्कृत में का किया था। किसी का किया था, संस्कृत का। देखिए विद्यार्थी टारगेट गाइड है, उसी में का ये सवाल है, ठीक है। इसमें बहुत कम गलती दिया हुआ है, फिर भी आप एक बार टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद ही पढ़ें, नहीं तो आप बहुत सारा गलत सवाल हो सकता है। अगला सवाल है, इग्निस किस भाषा का शब्द है, तो इग्निस देखिए लैटिन का है। किसका है, लैटिन का। अगला सवाल है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है, तो पुरातत्व से। अभी मैंने आप कुछ देर पहले बताया, पुरातत्व से है। अगला सवाल, 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घारा कहाँ मिला था, तो बनारस में मिला था। यही 172 सोने। 10 नंबर सवाल के बारे में जानिए, 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घारा कहाँ मिला था, तो बनारस में मिला था, या वाराणसी में मिला था। और इसे हेंसिन साहब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवाया गया था, जो लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करी, इसे गला दी थी, ठीक है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो आप सबको मालूम है, ये तो है अपने बिहार में। 12 नंबर सवाल, भारत से हमने क्या सीखा, रचनाकार कौन है, तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, मैक्स मुलर साहब। अगला सवाल है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो ये मानव शास्त्र से है। किससे है, मानव शास्त्र से। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे, तो भारत का गवर्नर जनरल थे। 14 नंबर सवाल, दारिस क्या है, तो दारिस उस जमाने का सोने का एक प्राचीन सिक्का हुआ करता था,
15 नंबर, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो ये थोड़ा सा एक प्लेटो का संबंध है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी हो जाएगी आपके लिए, फिर भी आप जान लीजिए इनका संबंध यूनान से था। किससे था? यूनान से। शाहनामा का रचना काल कब हुआ? तो ये 10वीं और 11वीं शताब्दी, इस बार हो सके तो बोर्ड में आए 10वीं 11वीं शताब्दी में। मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा ये सब भारत की है। कहाँ की जाति है? भारत में। बहुत सारी जातियों के बारे में भी मैक्समुलर साहब ने चर्चा करी है। इसके बाद 19 नंबर सवाल, ठीक है। आगे देखिए, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है? तो लैटिन की बात करी है तो मैंने इसे इग्नस, आपको मैं नोट्स में इसके पहले बताया था, इग्नस में मिलती है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब करी थी? तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 में करी थी। जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकर 1783 में करी थी। कब करी थी? 1783 में। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर का विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। 21 का सी, 21 का सी, ठीक है। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ है, प्रत्न मानव का अर्थ 22 नंबर सवाल, प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव, ठीक है। अगला सवाल है, हकर्स, हकर्स थे तो हकर्स कौन था? वनस्पति वैज्ञानिक, पेड़ पौधे का वैज्ञानिक। 24 नंबर सवाल है, भारत कहाँ बसता है? तो भारत कहाँ बसता है? गांधी में, गाँव में, शहरों में? इसका उत्तर हो जाएगा गाँव में, ठीक है। ये सारा सा मैं नोट्स में इसका चर्चा नहीं किया था, ठीक है ना। लेकिन पारसियों के धर्म का नाम क्या है? तो जरथुस्त्र था, जरथुस्त्र, जिसे भारत में भी इनका संबंध रहा है पारसियों का। अगला है सवाल 26 नंबर, मैक्समुलर का जन्म कब हुआ? तो ये तो 6 दिसंबर 1823, 26 नंबर सवाल है। 27 नंबर सवाल है कि मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ है? तो डेसाउ के जर्मनी में हुआ है। इसका उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है। मैक्समुलर का पिता का नाम क्या था? तो मैक्समुलर का पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। 28 नंबर सवाल का उत्तर ए हो जाएगा। 29 नंबर, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो उसका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। सब कौन प्राचीनतम भाषा है? सबसे प्राचीन, मैक्समुलर साहब भी माने हैं कि सबसे प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत है, जो हम लोग आज जिसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, पास करने के लिए पढ़ते हैं, बहुत दुखद है। अगला सवाल है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो कौन सा? नीति कथा, जिसमें आपने पंचतंत्र का नाम सुना होगा, अधिकांश कथाएं उसी में ये सब नीति कथाएं शामिल हुई है, ठीक है। अगला है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ये सवाल रिपीट कर चुका है, ठीक है। अगला सवाल है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो वही किए, कौन? मैक्समुलर साहब। फिर ये है 35 नंबर सवाल, भारत से हम क्या सीखे? ये क्या है? तो भारत एक भाषण है। क्या है? भाषण। मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो भारत की ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। प्लेटो और कांट क्या थे? ये लोग दार्शनिक थे जी। क्या थे? दार्शनिक। सवाल नंबर 37। अगला है 38, मैक्समुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिम्पजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो 18 साल के थे तब भी किए थे। मैक्समुलर कितने साल के थे? 18 वर्ष के थे। याद रखेंगे आप, मैंने नोट्स में नहीं बताया है। स्वामी विवेकानंद के ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा? स्वामी विवेकानंद वेदांतियों को वेदांती मैक्समुलर साहब को कहा था। अगला सवाल है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो ये है मैक्समुलर। इन्हें विद्वान कहा जाए, इन्हें हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैक्समुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूतम का। उम्मीद है कि आप इसे जरूर याद कर लेंगे। थैंक यू मेरा पूरा वीडियो देखने